हमारा क्वेश्चन है, ये है ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस टू गुड एक्टर्स इन ईयर। माय डियर, हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं और हर प्रत्येक साल देखते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है वहाँ से इस तरह का ऑस्कर जो होता है पुरस्कार रिवार्ड, उसका आयोजन किया जाता है और ये साल में एक बार किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है ये सभी को मालूम है। या तो वो बेस्ट एक्टर के लिए किया जाता है, बेस्ट एक्टर होता है उसके लिए किया जाता है। ऑप्शन जो हमारा दिया गया, रिवार्ड टू गुड, नॉमिनेटेड टू फाइन, अवार्ड टू बेस्ट, अटैच टू फाइन, मतलब ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। कितने दिए हैं? 4 ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन होगा ये एक अवार्ड है, ठीक है, नॉमिनेट नहीं किया जाता। ऑस्कर एक अवार्ड है और ये अवार्ड कब मिला जाता है? बेस्ट एक्टर के। क्या मिला जाता है? बेस्ट एक्टर। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ हमारा सही है तो चलिए आपका 1 नंबर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो इसका है इंट्रोड्यूस टू गुड के जगह पर हम लगाएंगे अवार्ड टू बेस्ट। ओके, तो ऑस्कर पुरस्कार से आप लोग भी जानते हैं और ये सेंटेंस में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख ले, अगर आपको क्वेश्चंस लिखना है तो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे क्वेश्चंस को, समझेंगे क्वेश्चंस को, करेंगे। क्वेश्चंस बड़ी हार्ड नहीं है। और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है कि नहीं। चलिए, व्हेन आई रिच्ड होम आई फाउंड माई चिल्ड्रेन वेटिंग ऑन मी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोला था पहले ही कि जो अंडरलाइन है, यहाँ पे आपका अंडरलाइन है। इस अंडरलाइन सेंटेंस को हमें क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, अंडरलाइन सेंटेंस को। तो आप पहले देख लो कि व्हेन आई रिच्ड होम आई फाउंड माई चिल्ड्रेन वेटिंग ऑन मी। आपने बहुत बार सुना होगा कि वेटिंग के साथ क्या वर्ड रखता है। 4 ऑप्शन दे रखे। पहला है वेटिंग विथ मी, वेटिंग बाय मी, वेटिंग अबाउट मी, वेटिंग फॉर मी। तो हमें जहाँ से दिख रहा है कि वेटिंग ऑन का प्रयोग कभी भी नहीं होता, तो ये तो हमारा इम्प्रूवमेंट लाना है। यहाँ विद का प्रयोग नहीं करना है, ओके, यहाँ विद का प्रयोग नहीं करना है, अबाउट का प्रयोग नहीं करना है, बाय का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर वेटिंग फॉर, आप किसी का इंतजार करते हैं, जैसे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, ओके, यू आर वेटिंग फॉर मी, मतलब आप मेरा इंतजार कर रहे हैं तो यू आर वेटिंग फॉर मी। ओके, तो आप आराम से बोल सकते हो कि वेटिंग के साथ फॉर लगेगा, तो यहाँ हमारा इम्प्रूवमेंट जो होगा ये 4th नंबर में जाएगा। और इस तरह से हमने देखा कि कितना आसान है, कितने आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई करना है जो कि कुछ वर्ड है, वर्ड क्या, वर्ड जो भी वर्ड इसमें दिया गया है सेंटेंस के अंतर्गत जिनका स्पेलिंग एरर है, ओके, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। तो हम पढ़ देते हैं। फर्स्ट में जो ये सेंटेंस क्या दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर में क्या गलत है। द राइम एंड रिदम ऑफ द पपाइल्स पोएम, पपाइल्स पोएम आर हाईली सिम्बॉलिकल एंड टाइमली। तो माय डियर, हम यहाँ देखेंगे कि कुछ न कुछ क्या इसमें एरर आ रहा है, कौन से वर्ड में। तो राइम वर्ड, द राइम एंड रिदम ऑफ पपाइल्स पोएम आर हाईली सिम्बॉलिकल एंड टाइमली। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक चीज़ है कि राइम जो लिखा जाता है, राइम वो हमारा ऐसे होता है। राइमिंग वर्ड आप लोगों ने सुन रखा, ओके, है ना। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड जो होता है, या राइम का स्पेलिंग यहाँ पे हमको गलत लग रहा है, ठीक है, गलत है, गलत लग नहीं रहा, गलत है। तो यहाँ राइम का स्पेलिंग जो है यहाँ गलत है, ओके। बस टाइमली सही है, रिदम भी सही है, सिंबॉलिकल भी सही है, ओके। तो हमारा जो गलत चीज़ है वो हमारा 1st नंबर पे है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने कि क्वेश्चंस कितना आसान है और कितने आसान तरीके से हम लोग कर भी रहे हैं। तो माय डियर, फिर से मैं कहूँगा हमारे मित्रगण, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा भी अगर आप इससे नॉलेज ले पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे उन दोस्तों के पास, उन भाइयों बहनों के पास पहुँचाएँ जो उनको यहाँ पे समस्या हो रहा है समझने के लिए, ठीक है।
हमारे प्यारे दोस्तों, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है, जो कि सब मेरे पास तो देख पा रहे हो आप लोग बोर्ड जो है बहुत छोटा है, फिर भी मैं इसी पे थोड़ा सा 1 बाय 1 करके अरेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा ना लगे, आप लोग प्रैक्टिस भी थोड़ा कर लो मेरे साथ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, इनकरेक्टली जो स्पेल्ड हुआ है यहाँ पे वर्ड, उसको आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। तो जस्टिस, जस्टिस का मतलब आप लोग जानते हैं JUSTIC, जस्टिस का मतलब न्याय होता है। यहाँ लिखा हुआ है जज, है ना, JUDEGE। हमें यहाँ पे कुछ संभावना लग रहा है, लेकिन संभावना बनता है उससे पहले हम चलते हैं। अटॉर्नी का मतलब होता है महान्यायाधीश, ठीक ना। तो यहाँ पर अटॉर्नी का भी वर्ड सही है, ATTORNEY होता है। लॉयर का भी वर्ड आप जानते हैं वकील होता है, LAWYER। यहाँ जज, यहाँ जो गलत स्पेलिंग है, या इसका स्पेलिंग होना चाहिए था ये इस प्रकार से JUDGE, जज। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ये है, यही हमारा सेकेंड नंबर का आंसर बनेगा, जो कि इनकरेक्ट स्पेल्ड किया गया है वर्ड का। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन को भी देखें, और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है ना। आपको क्या देखना है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस में जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया है वो सही मायने में सही है। ओके, तो चलिए हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, पता करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा गोज टू नागपुर फॉर हर ऑफिस वर्क। सेकेंड में है, राधा गोज टू नागपुर टू मीट हर अंकल। थर्ड में है, राधा ऑफन गोज टू नागपुर। ओके, तो पहले आपको बता दें कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आप किसी काम को कितने बार करते हो, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप किसी काम को कितने बार करते हो, है ना। तो यहां पर आपकी वर्क को जो ना करने का तरीका, मतलब किसी भी वर्क को कैसे कितने बार किया जाता है, मतलब कितने बार के सेंस में यूज करने का मतलब, यहां जो यूज होगा तो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी पकड़ना है कि कितनी बार काम किया जाता है फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में कहीं भी ऐसा यूज नहीं हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में एक वर्ड आया है जिसका नाम है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है प्राय, है ना, प्राय मतलब ऑलवेज। ओके, ये भी बोल सकते हैं। तो राधा ऑफन गोज टू नागपुर, ये हमारे थर्ड नंबर में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया है। और आशा करता हूं दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, प्लीज मेरे साथ बने रहिए और सभी क्वेश्चन का आनंद उठाइए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। अरे इतना वीडियो का सब्सक्राइब करते हैं, गरीब का भी वीडियो सब्सक्राइब किया करो, उसमें क्या जाता है कि नहीं। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो इतना तो मेरा भी, आपका भी हक बनता है कि मेरे लिए भी कुछ करो, ठीक है। और अगर कोई तरह का क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट्स में, ओके, इन माय कमेंट्स बॉक्स। अगेन मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिया है, देखिए। क्वेश्चंस हमारा 7 और 8 है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका हमको सिनोनिम बताना है ना। तो सिनोनिम बताना है जिसका वर्ड है ओब्लिगेटोरी। ओब्लिगेटोरी, ठीक है। ओब्लिगेटोरी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ओके, इसको हिंदी में बोला जाता है अनिवार्य। ओके, क्या बोला जाता है हिंदी में? अनिवार्य। ओब्लिगेटोरी का मतलब होता है अनिवार्य। अब हम पता कर लेते हैं कि 1, 2, 3 और 4 जो ऑप्शन हमारे 4 और वर्ड जो दिए गए हैं, क्या इनसे ये मिलता जुलता संबंध अर्थ रखता है अथवा नहीं। अननेसेसरी, मतलब अननेसेसरी का मतलब जानते हैं ना, अनावश्यक, बेकार हो गया, है ना। अन का मतलब, नेसेसरी का मतलब जरूरत, अन का मतलब नो, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। कंपल्सरी, अच्छा देखिए यहाँ कंपल्सरी का यूज जो दिया है, इसका मतलब भी होता है आवश्यक या अनिवार्य, ठीक है। ये भी वर्ड का मतलब अनिवार्य होता है या आवश्यक। चूजन का मतलब चुना गया। ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाशीय। ऑप्टिकल वर्ड जो वर्ड यूज किया गया है ये प्रकाशीय होता है, इसका मतलब होता है प्रकाशीय। ओके, और यहाँ पर जो आपका है चूजन मतलब चुना, है ना। तो ये वर्ड भी नहीं होगा, नहीं ये वर्ड होगा, नहीं ये वर्ड होगा, नहीं ये वर्ड होगा। हमारा कौन सा होगा? कंपल्सरी, है ना। कंपल्सरी मतलब अनिवार्य। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान से इसको सिलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खास है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू
फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ खाली जगह दे रखा है, आपको 4 ऑप्शन में से चुन कर बताना है कि विच वन इज द करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। अनीता इज एन एम्प्लॉय। अब देखो अनीता के बारे में मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि अनीता एक एम्प्लॉय है हु हैज अनकंडीशनल। देखिए कंडीशनर का मतलब होता है शर्त, अनकंडीशनल जो शर्त पर ना हो, ठीक ना। हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर कंपनी, मतलब जिसके पास क्या है, बिना शर्त का, है ना, जिसे बिना शर्त के क्या किया गया, फॉर हर कंपनी के लिए सपोर्ट किया गया है। डेडिकेशन, देखिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी को मदद करते हो। डेडिकेशन मतलब निष्ठावान होता है। अटैचमेंट मतलब उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, बंधन होता है। लव का मतलब प्यार। तो यहाँ पर अनीता इज एन एम्प्लॉय हु हैज नो अनकंडीशनल लव फॉर, देखिए यहाँ सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ सपोर्ट नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, यहाँ पे लव होगा, ठीक है। अनीता इज एन एम्प्लॉय हु हैज अनकंडीशनल लव फॉर हर कंपनी। देखिए किसी को क्या करना नहीं चाहिए, तो उसके साथ प्यार, कंपनी के साथ प्रेम की बात नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट तो करेगा ही, डेडिकेशन भी रहेगा, अटैचमेंट भी रहेगा, कंपनी से नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखा और समझा। कहीं डाउट तो नहीं लग रहा है। तो हमारा 8 नंबर का जो है, ये हमारा 4th नंबर लव जो है ये सही करेक्ट आंसर होगा। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में। 7 में हमारा जो होगा ये 2 नंबर कंपल्सरी, जिसका ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य होता है, जिसका सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा आपको कंपल्सरी। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंज, देखिए अगर रीअरेंज सेंटेंस अगर नहीं देखे हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे, मैंने वहाँ 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कराया, वहाँ पे बड़े बेसिक से एडवांस तक लिया है। और होपफुली ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को उसमें समझ भी आ जाएगा। अगर आपने अभी तक रीअरेंजमेंट सेंटेंस के वीडियो नहीं देखा तो मेरे वीडियो को जाकर लास्ट ये रिसेंटली जो वीडियो डाला है इससे पहले वाला, उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या है क्वेश्चन। द स्पेक्टेकुलर पी में दिया है इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल। क्यू में दिया एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द आर में दिया लास्ट 20 ईयर एंड द कंसाइडरेबल चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ। एस में दिया। तो हमें पहले पकड़ना क्या है कि द स्पेक्टिकुलर जो दिया गया है, द स्पेक्टिकुलर किसी न किसी चीज़ के लिए, तो ये पूरा हमें सेंटेंस को पकड़ना है कि इसका सेंटेंस पूछ भरने वाला कौन है। तो मैंने बताया भी था कि सेंटेंस का हमको मेन रूप पकड़ना क्या है कि द चाइनीज है स्पेक्टिकुलर, तो हमारा यहाँ पर द स्पेक्टिकुलर चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ। ओके, तो हमारा जो यहाँ होना चाहिए, पहले होना चाहिए एस, ठीक है। क्या होना चाहिए, द स्पेक्टिकुलर, ओके, चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ के बाद हमें क्या जोड़ना चाहिए, नाउन जोड़ना चाहिए। ऑफ के बाद नाउन जोड़ना चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं नाउन, यहाँ नाउन नहीं है, ये नाउन है, लेकिन इससे पहले देखेंगे ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर, चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर, मतलब यहाँ जो हमारा है आर फिर आ जाएगा, ये हम जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। द लास्ट 20 ईयर एंड द कंसाइडरेबल, देखिए फिर यहाँ द आ गया है, द के बाद क्या यूज हो गया, कंसाइडरेबल एक्सपेंशन, ओके, एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द, फिर द लगाया है तो इंडियन इकोनॉमिक, फिर यहाँ पे द लगा है, तो देख लीजिए यहाँ पे भी एडजेक्टिव आया है, उसके बाद यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है, तो यहाँ हमारा फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं SRQP। ओके, तो द स्पेक्टिकुलर चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर एंड द कंसाइडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक वर लार्जली बेस्ड ऑन द कोल। ओके, तो इस तरह का हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट है और इसी तरह से हमें करना भी है। ओके फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से है और बहुत बेनिफिशियल है। चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट दिया गया, हमें क्या चुनना है, डायरेक्ट दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट दिया गया तो इनडायरेक्ट चुनना है, इनडायरेक्ट दिया गया तो डायरेक्ट चुना गया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या देना दिया है, इनडायरेक्ट दिया गया, हमें डायरेक्ट चुनना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द सर्जन सेज दैट यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि ये हमारा इनडायरेक्ट है,
ठीक है। इनडायरेक्ट, द सर्जन सेज दैट यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है द सर्जन सेज इन्वर्टेड कॉमा यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। ओके, तो यहाँ पहला ऑप्शन जो हमारा था द सर्जन सेज इन्वर्टेड कॉमा यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। सेकेंड में दिया है द सर्जन सेज इन्वर्टेड कॉमा आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी। थर्ड में दिया है द सर्जन कुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे सेज लगा हुआ है इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा सेज का सेज ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे यहाँ पे डैट लगा है, ओके, तो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। यू जो लगा है तो यू क्यों चेंज होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नियम जो लगता है वो लगता है SON 1 2 3 का। क्या लगता है? SON और 1 2 3। 1 2 3 क्या होता है? एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक SON क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा नियम लगा है, जो यू लगाया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यू जो लगाया गया है ये दोनों में, तो ये यू जो लगाया गया है माय डियर, चूंकि ये हमारा जो अभी मैंने बोला कि यहाँ यू लगाया गया है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पर्सन में होगा, तो फर्स्ट पर्सन में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लगाया गया हो, तो हम इसमें चुनेंगे आई का सेंस। क्या चुनेंगे? आई का सेंस, फर्स्ट पर्सन का। तो द सर्जन सेज इन्वर्टेड कॉमा आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी। तो यहाँ हमारा जो लाइन जो होगा सेकेंड वाला ये हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम करते हैं द सर्जन सेज को हम कन्वर्ट करेंगे, सेज इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लगाएंगे, और यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हम अपने अनुरूप से ऑब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू लिखा गया, यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। तो ये हमारा सेकेंड नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन आ गया है आपके लिए जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे एक्टिव फॉर्म से है। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। और ये एक्टिव फॉर्म है क्या? ये एक्टिव फॉर्म है क्या? ये एक्टिव फॉर्म है व्हाई इज पीस बीइंग डिमांडेड फॉर यू। व्हाई इज पीस बीइंग डिमांडेड फॉर यू। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, और मैं इसे बता दूं बड़ी आसान तरीका से हम करना सिखाएंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। पहला जो दिया है ऑप्शन व्हाई आर यू डिमांडिंग पीस, सेकेंड में है व्हाई आर यू डिमांडिंग पीस, सॉरी व्हाई यू आर डिमांडिंग पीस, थर्ड में है व्हाई यू डिमांडेड पीस, फोर्थ में है व्हाई आर पीस डिमांडेड। ओके, तो पहला चीज मैं आपको बता दूं कि यहां जो बताया गया व्हाई इज पीस बीइंग डिमांडेड बाय यू, तो जैसे ही आपको पता चले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर आपको लग रहा है कि एक्टिव पैसिव के अंदर वर्ब का चयन करना बहुत जरूरत है, वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, ओके, अगर जहां कहीं भी आपको वर्ब 4 लगे इसका मतलब पैसिव में उसमें बीइंग लग गया होगा, एक्टिव में आपका क्या होगा? वर्ब 4 होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना तो जेन्युइन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हमें देख लेना जहां बीइंग लगा हुआ है इसका मतलब वर्ब 4 वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये तो हमें पहले पकड़ के रखना है। अब अगर यहां पे देख ले पा रहा हूं मैं कि यहां डिमांडिंग लगा हुआ है तो और कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि व्हाई इज पीस यहां पर मैंने देख पा रहा हूं कि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या मार्क लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब WH इंट्रोगेटिव है, तो यहां जो सेंटेंस हम देख पा रहे हैं यहां व्हाई के बाद यू लगा गया है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? व्हाई आर यू डिमांडिंग पीस। यहां जो हम देख पा रहे हैं ये इंट्रोगेटिव व्यू में, क्या चीज में है? इंट्रोगेटिव व्यू में। तो हमें ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है, एकदम विद इन अ लेस टाइम, मतलब बहुत कम समय के अंत में मैं क्वेश्चन को कर लूंगा। तो यहां पे देख लीजिए डिमांड ये भी हमारा गलत हो जाएगा, आर पीस ये भी गलत हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी बीइंग कहीं लगा हो तो आपको क्या पकड़ लेना है? आपको वर्ब 4 देख लेना है। अगर वर्ब 2 लगा हो इसका मतलब वहां पर वाज और वर लगेगा, क्या चीज में? तो पैसिव फॉर्म में। अगर आपको V2 लगा हो तो वाज वर हो जाएगा, अगर वर्ब 3 हो तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब आप प्लस में बिन लगा देना है, जो भी उसका V3 का हेल्पिंग वर्ब होगा वही होगा, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और उसमें BEEN बिन लगा के आपको बना देना है। दैट्स अ वेरी सिंपल वे है, बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारे भाई बहन जो पहले जानते हो बढ़िया, अगर नहीं जानते हो तो उनका मतलब मैं बता रहा हूं। और ऐसे भी एक्चुअली मैं सेपरेट वीडियो एक्टिव और पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब का चलाऊंगा, लेकिन अभी जो इसमें दिखाया गया उसको जो आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे आप समझ पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन को कवर किया है। 10 क्वेश्चन जो है आज के क्वेश्चन है, सब सीजीएल क्वेश्चन SSC के तहत में है, और तरह तरह के वैरायटी का क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोग को खूब आनंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।